मैं दैनिक जनवाणी से विजेंद्र राणा। आज हम बड़ौद के सुभाष नगर में पहुँचे हैं, जहां पर संजय राणा जी हैं। ये प्रकृति प्रेमी हैं। इन्होंने पुलिस की नौकरी करते हुए भी प्रकृति से ऐसा प्रेम किया कि अपने छत पर, अपने घर में सब्जी उगाई, पेड़ पौधे उगाए और बगीचा तैयार कर दिया है। ये अंगूर की बेल लगाई हुई है और ये सेब का पेड़ लगा हुआ है। ये इधर टमाटर के पेड़ हैं। इसी तरह अनेक पेड़ पौधे इन्होंने खुद तैयार किए और सब्जी तैयार की है। ये सब बिल्कुल ऑर्गेनिक है और प्राकृतिक तरीके से पैदा किए जा रहे हैं। इधर देखिए बहुत तरह के पेड़ पौधे और फलदार पेड़ लगाए हुए हैं। ये टमाटर हैं और इधर अलग ही तरीके से ड्रम कटवा करके इनमें सब में अलग अलग वैरायटी के अलग अलग तरह के पौधे लगाए हुए हैं। शिमला मिर्च है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी शिमला मिर्च हो चुकी हैं। ये सब बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इनमें किसी तरह का कोई खाद नहीं डाला हुआ है। ये इधर गोभी लगाई हुई है। संजय राणा जी उनके आवास पर है। उनका ये एक छोटा सा कमरा है, या इसको प्रकृति का पूरा प्रेम कहिए। इसमें जो कार्य उन्होंने किए हैं वो सभी अखबारों की कटिंग फ्रेम सहित लगी हुई है के, और हमारे अखबार खबरें छपती रहती हैं। विकास के लिए देवदार पेड़ों की बलि, सभी अखबारों के उन्होंने जो है बहुत अच्छे से तरह से संजो कर अपने इस कमरे में लगाए हुए हैं। अभी हम संजय राणा जी से जानकारी लेंगे कि उन्होंने ये प्रेरणा कहाँ से ली और कैसे वो इस मुहिम को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। मैं दैनिक जनवाणी से विजेंद्र राणा। आज हम बड़ौद में पहुँचे हैं संजय राणा जी के पास में। संजय राणा जी के साथ हैं जो पिछले 14-15 वर्षों से पर्यावरण पर काम कर रहे हैं। उनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और वे कैसे इस प्रेरणा के साथ पर्यावरण के साथ जुड़े, उनसे इस विषय की जानकारी लेते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी है, भाई साहब पुलिस में हुआ करते थे और पुलिस में रहते हुए उन्होंने जो है पर्यावरण का बीड़ा उठाया है। इसके बारे में उनसे जानकारी लेते हैं। आज पुलिस विभाग में आप रहते हुए आपने यह बीड़ा उठाया, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इसकी जानकारी दें भाई साहब। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। विजेंद्र जी, प्रकृति सबको जीवन देती है। वो पुलिस हो, डॉक्टर हो, जीव हो, जंतु हो, तो प्रकृति के लिए काम करना तो सभी का कर्तव्य है। रही बात प्रेरणा की, तो एक छोटी सी घटना के साथ ये मेरा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरी बिटिया रही होगी करीब 7-8 वर्ष की। तो हम लोग दिल्ली जा रहे थे ट्रेन से। तो जब यमुना के ऊपर से गुज़रे तो बिटिया ने पूछा कि पापा ये क्या है। तो मैंने बताया कि बेटा ये यमुना है। तो अक्सर हम घरों में सभी अपने बच्चों को संस्कार देते हैं कि गंगा, यमुना, सरस्वती नदियाँ हमारी माँ होती हैं। तो बिटिया ने कहा कि माँ यमुना। तो मैंने कहा हाँ माँ यमुना। तो बिटिया ने पूछा कि माँ इतनी गंदी होती है क्या? क्योंकि जब आप दिल्ली में यमुना के ऊपर से गुजरते हैं तो उसका कुरूप चेहरा आपको नज़र आता है जी। तो कोई जवाब नहीं बना इस बात का। एक छोटी सी बच्ची 8-9 साल की एक निर्मल चंचल मन के साथ जब ये सवाल करती है कि माँ इतनी गंदी है, तो वहाँ से आत्मा को एक धक्का मतलब उसके शब्दों ने आत्मा को झंझोरा कि आने वाले समय में जब हम इस दुनिया से पलायन करने की तैयारी में होंगे तो क्या जवाब देंगे इन अगली जनरेशन को। जी। तो वहीं से एक संकल्प हुआ। तो उसके बाद घर नज़र आता है। जी। तो कोई जवाब नहीं बना इस बात का। एक छोटी सी बच्ची 8-9 साल की एक
निर्मल चंचल मन के साथ जब ये सवाल करती है कि माँ इतनी गंदी है, तो वहाँ से आत्मा को एक धक्का मतलब उसके शब्दों ने आत्मा को झंझोरा कि आने वाले समय में जब हम इस दुनिया से पलायन करने की तैयारी में होंगे तो क्या जवाब देंगे इन अगली जनरेशन को। जी। तो वहीं से एक संकल्प हुआ, तो उसके बाद घर आए, ये बात अपने परिवार में माता पिता के साथ, अपने पिता माता के साथ, भाइयों के साथ ये चर्चा हुई परिवार में। तो माता ने आदेश दिया कि अगर इस बेटी के सवालों का जवाब तुम्हें देना है तो तुम्हें कुछ करना होगा प्रकृति के लिए। जी। ऐसे काम नहीं चलेगा। कर्म करने के बाद तो आप कह सकते हैं कि हाँ कुछ हमने तो काम किया है, लेकिन समाज ने साथ नहीं दिया, तो आप खुद को तो बचा सकते हैं, लेकिन बिना कुछ करे अगर आप ये कहें कि मैंने बहुत काम किया है तो उसका कोई जवाब नहीं होता। तो यही प्रेरणा हुई। फिर 2009 से ये सिलसिला चला और सिलसिला चलते चलते आज ये स्थिति है कि अब तो 24 घंटे प्रकृति के लिए काम करते हैं। जी। भाई साहब, अब तक आपने क्या क्या कार्य किए हैं और कितने लोग आपके साथ इस मुहिम में जुड़ चुके हैं? बात जहाँ तक कार्य करने की है, 14 वर्ष हो चुके हैं। 14 वर्ष से ये अलग जगाई जा रही है। 4-4.5 लाख युवाओं में अभी तक जी। जा चुके हैं। जी। ढोल पीट रहे हैं, कोई सुन ले। जी। और धरातल पे जहाँ तक प्रकृति को बचाने की बात है, तो आज की तारीख में हमारे पास करीब 9-10 एक छोटे छोटे क्लस्टर हैं जिसमें 800, 850, 1000 तक पेड़ों की संख्या है। जी। लेकिन वो भी आपको सुन के ताज्जुब होगा कि वो सारे क्लस्टर हमने जो पेड़ों के समूह तैयार किए हैं वो जी। हमने शमशान घाटों में तैयार किए हैं। जी। जी। इसके पीछे का भी एक लॉजिक है शमशान घाट में, क्योंकि अगर आप सड़कों के किनारे पेड़ लगाते हैं तो वो कभी ना कभी विकास के नाम पे वो पेड़ काट दिए जाएंगे। आप कहीं ज़मीन में अगर आप अपने ये क्लस्टर तैयार करते हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि कोई प्रधान आके विकास के नाम पे उनको काट दे। लेकिन शायद मैं नहीं समझता आज के समय में किसी सरकार की, किसी प्रधान की, किसी व्यवस्था की इतनी हिम्मत हो कि वो शमशान घाट को भी विकास के नाम पे डेवलप करने की कोशिश करे। तो जैसे हमारा एक जटोली में 850 पेड़ों का क्लस्टर है, एक हमारा प्रतापपुर में 850 पेड़ों का क्लस्टर है, डिकोली इंटर कॉलेज में हमारा एक करीब 82 पेड़ों का एक समूह है, एक हमारा तमिलागढ़ी इंटर कॉलेज में समूह है, एक हमारा डीएवी किशनपुर बिराल इंटर कॉलेज में 450 पेड़ों का सागौन का एक समूह है, एक हमारा सनबीम दोगट स्कूल में 350 पेड़ों का समूह है। इस तरीके से ये समूह हम तैयार करते हैं समाज की मदद से। अच्छा भाई साहब, पर्यावरण को भविष्य में आप किस दृष्टि से देखते हैं? भविष्य में से पहले हमें अतीत पे जाना पड़ेगा। जी। और अतीत पे इसलिए जाना पड़ेगा कि हम वो पीढ़ी हैं कि 90 से पहले का भारत और 90 के बाद का भारत हमने देखा है। 90 से पहले का भारत जहाँ अभाव की ज़िंदगी जीता था, अभाव से मतलब आर्थिक रूप से अभाव था, लेकिन उस समाज में बहुत गज़ब का एक समन्वय था, बहुत गज़ब का उन लोगों में एक आपसी सहयोग था। मैं अगर ग्रामीण परिवेश की बात करूं तो आप भी ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो सब काम मिलके सहयोग से किया करते थे। और वो उनको समझ भी थी प्रकृति की, उनको बेशक वो अक्षर ज्ञान में कम थे हमसे, पढ़े लिखे बेशक वो कम थे, लेकिन उनको समझ थी प्रकृति की। इसी समझ के अंतर्गत उन्होंने जल को देवता कहा, उन्होंने धरती को माता कहा, उन्होंने नदियों को माता कहा, उन्होंने पेड़ों को भी देवता का
रूप माना, मतलब जो देता है वो देव है, देवतुल्य है। फिर हमने 90 के बाद का भारत देखा, जहाँ से हमने एक आर्थिक विकास की दौड़ को देखा, जहाँ से ये सब चीज़ें डिस्टर्ब होनी शुरू हुई कि जैसे जैसे धन आता है, लक्ष्मी आती है, समृद्धि आती है, तो वो प्रेम खोता है, समाज प्रेम खोता है, सहयोग खोता है। और उसी समृद्धि की वजह से हमने प्रकृति को भी, तो वो प्रेम खोता है, समाज प्रेम खोता है, सहयोग खोता है। और उसी समृद्धि की वजह से हमने प्रकृति को भी खोया है। अब आपके सामने एक उदाहरण मैं देता हूँ कि 1973 में गौरा देवी नाम की एक महिला उत्तराखंड में, आज के उत्तराखंड में, तब के उत्तर प्रदेश में, पेड़ों को बचाने के लिए विश्व प्रसिद्ध चिपको आंदोलन देती है। लेकिन आज वही उत्तराखंड 50 साल बाद पूरा उत्तराखंड बींद दिया जाता है विकास के नाम से, जहाँ उत्तरकाशी जैसी घटनाएं या हमारा जोशीमठ जैसी घटनाएं होती हैं, लेकिन एक भी आवाज़ नहीं उठती। तो ये एक विचारणीय सवाल है। भविष्य को मैं इसी दृष्टि से देखता हूँ कि अगर हम नहीं जागे तो इसका बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं अपनी बात को ख़त्म करने एक ही चीज़ से ख़त्म करूँगा कि हमने जो विकास की डेफिनेशन बनाई है, सिर्फ़ और सिर्फ मानव विकास करे, ये विकास की डेफिनेशन नहीं है, विनाश की डेफिनेशन है। विकास की डेफिनेशन ये होती है जहाँ जीव जंतु, प्रकृति और मानव तीनों विकास करे, वो विकास होता है। ये सरकारों को भी समझना पड़ेगा, समाज को भी समझना पड़ेगा। देखिए, भाई साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी, पर्यावरण के बारे में भी जानकारी दी, और भूत भविष्य सभी बातें भाई साहब ने अपने विचारों के माध्यम से बताई। और आने वाली पीढ़ी के बारे में, पिछले बीत गई पीढ़ी के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। मैं दैनिक जनवाणी से विजेंद्र राणा, बहुत बहुत धन्यवाद।